हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज सबसे पहले चर्चा करूंगा सुबह के ओपनिंग प्राइस से। जब आज सुबह बाजार खुले तो उससे पहले हमारा जो आकलन था कल का, यानी कि जब हमने मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए जब आकलन किया था तो हमारा व्यू ये था कि हम एक मंदी का जो है बाजार देखेंगे। इस हफ्ते के दौरान हमें लग रहा है कि बाजार ऊपरी लेवल पर ये जो है सेल होता हुआ नजर आएगा। और हमने शीर्षक भी रखा था निफ्टी तो गया, तो निफ्टी तो चला गया लेकिन बैंक निफ्टी नहीं गया। जब सुबह बाजार खुला तो जो आपको प्रोविजनली अगर हम कहें कि प्री ओपनिंग सेशन में जो बाजार की ओपनिंग थी वो जब फाइनल हुई तो प्री ओपनिंग का जो प्राइस था वो था 42603। और ये जो प्राइस था सेटल हुआ, मेरे पास तुरंत जो है तकरीबन 3 फ़ोन आए और तीनों फ़ोन पर मैंने एक ही जवाब दिया। मैंने कहा ये सब कुछ भ्रम है, आप ओपनिंग प्राइस को मत देखिए। अगर आप ट्रेडर हैं और आप हिम्मत रख सकते हैं तो ओपनिंग प्राइस खुलते के साथ मंदी बनेगी, यानी कि मंदी की पोजीशंस बनाने का समय रहेगा। और बाजार ने ये सब कुछ क्यों किया आपको बताता हूँ। इसके सामने इन्फोसिस का शेयर 10% लोअर सर्किट पे था। तो अब इंडेक्स के अंदर अगर आईटी पैक टूट जाएगा और अगर बैंक निफ्टी के भी शेयर टूट जाएंगे तो भाई निफ्टी के तो चीथड़ उड़ जाते। तो इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से बुल्स को लगा कि ठीक है, एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ठीक है, क्वार्टरली खराब है, कोई बात नहीं, एचडीएफसी बैंक को सबसे ऊपर टांगो पहले। तो अगर एचडीएफसी बैंक हम ऊपर ले गए और प्रोविजनल डेटा पे अगर हम जब सेटलमेंट आएगी तो हम ऊपर का प्राइस ले आएंगे। और प्राइस हुआ 42603। और मेरा ये था कि भाई यहाँ पर बाजार बेचना बनता है और अल्टीमेटली हमने भी उसका पूरा फ़ायदा उठाया। हालांकि बाजार वहाँ पे मिला नहीं, बाजार 42,300 के आसपास मिला। जब ट्रेड लेने के लिए जब बाजार मिला तो 42,300 के आसपास था। तो ये खाली ओपनिंग वैल्यू थी और स्मार्ट प्लेयर को पता था भाई इन्होंने लगा दी वैल्यू। लोगों ने अपने एल को 9:15 पर सेट कर दिया। भैया जो सेटलमेंट प्राइस उसके 1-1 रुपये नीचे डाल के माल बेचो, और माल बिका भी। और सुबह 1 घंटे बड़ा ज़बरदस्त वोलेटिलिटी जो है इंडिया के बाज़ारों में रही। और लोअर लेवल पर देखें तो करीबन 1-1.5 घंटे के अंदर ही बाज़ार जो है 41799 लगा देता है। और यहाँ से फिर देखिएगा इन्फोसिस की गिरावट को कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना था, तो बैंकिंग ने किया। बैंकों के रिजल्ट भी इस क्वार्टर में कोई नहीं है, सब किस में अगले क्वार्टर में है या वीकेंड के ऊपर आईसीआईसी बैंक के। तो सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि ये जो प्ले हुआ तो बैंक निफ्टी हालांकि फिर भी दिन भर जूझता रहा प्लस माइनस में, लेकिन शाम होते होते इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से वो ठीक हो गया। और मुझे अभी भी ऐसा आकलन है मेरा, मुझे जो लगता है अगर हम डेटा पॉइंट को भी देखें और ऑप्शन चेन को भी देखें तो बाजार शायद अब इन लेवल्स पर अच्छा वाला अटकेगा। लेकिन बाजार क्या चाह रहा है, बाजार मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक के अंदर मंदी के सौदे बनाए जा रहे हैं और बाजार थोड़ा सा ऊपर लाने का जो प्रयास है वो भी इसीलिए है कि एक मंदी के सौदे शायद यहाँ पे बनने की कोशिश है। और सबसे खास बात बताऊँ कि अभी बैंकों के रिजल्ट तो आए नहीं है, और पीएसयू के अंदर पीएसयू बैंकों में रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कैसे भी आए बट ईयर ऑन ईयर अच्छे आएंगे। और पूरा सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर सब भरे हुए हैं क्या बताने के लिए कि भाई पीएसयू के रिजल्ट अच्छे आएंगे। पीएसयू तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो है मीडिया भी कर रहा है कि भाई पीएसयू के रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में बात सेट कर दी है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ना बड़े प्लेयर्स ना बड़े तरीके से अलग तरीके से सोचते हैं। उनको पता है ना बाजार बेचना भी है ना, तो भाई बेचने के लिए पहले मंदी की पोजीशन तो होनी चाहिए हमारे पास। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी मंदी बना रहे हैं। तो अब देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के बाद अल्टीमेटली महीने के अंत तक ये भैया यहाँ से मुझे जो मैंने कब वीकली एनालिसिस में जो लेवल्स दिए थे वहाँ तक मैं निफ्टी बैंक को देख रहा हूँ। और जिस तरीके का पैटर्न, ये जिस तरीके के चार्ट्स बने थे, आज की कैंडल हालांकि बहुत ही बढ़िया वाली रेड बनी है, लेकिन नीचे से वीक अगर हम देखें तो नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी की है।
तो हम इसको इतनी वीक नहीं मानते हैं जितनी मतलब ये बड़ी रेड कैंडल नज़र आ रही है। बट ये संकेत आपको दे रही है कि बाज़ार में अब यहाँ उठापटक रहेगी। और बैंकों के रिजल्ट के बारे में आ जाइए। देखिएगा जो सरकारी बैंक हैं उनको एक बार साइड में रखते हैं। प्राइवेट बैंकों में देखा आज भी, अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, ICICI बैंक को भी फॉरेन फंडिंग चाहिए। देखिएगा सारे बैंकों के साथ दिक्कत क्या है, अब ग्रोथ करने के लिए Tier 1 कैपिटल चाहिए। Tier 1 वो कैपिटल होती है बैंक की जो परमानेंट बेसिस पर बैंक को चाहिए, यानी कि वो एक बार बैंक में आ गई तो वो वापस नहीं जाएगी। तो उसमें 2 ही तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ज़्यादातर। वैसे तो देखिए बहुत लंबी लिस्ट है उसमें, लेकिन उसके अंदर मेजरली अगर हम बात करें तो एक तो है इक्विटी शेयर कैपिटल और सेकंड है परपेचुअल बॉन्ड्स या डिवेंचर्स या परपेचुअल लोन्स, यानी कि लोन एक बार ले लिया खाली ब्याज देते रहोगे ज़िंदगी भर, वापस कभी नहीं लौटाओगे। और दूसरा है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए राइट इशू लाओगे फिर इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी। तो अभी बैंकों के लिए यार पैसा ना इकट्ठा करना इंटरनेशनली भी इतना आसान नहीं है। तो बैंकों की जो कॉस्ट है ना वो बढ़ते रहनी है जब तक इन्फ्लेशन US में कम नहीं आएगा ना, आपको कहीं से कम होती हुई नजर नहीं आएगी। दूसरी बात है इक्विटी रेज करना आज की परिस्थिति में, अगर कोई भी बैंक राइट इशू से भी करेगा ना भाई वो भी पिट जाएगा। बेशक से आपको बाजार अच्छे लग रहे हो, बट मैं आपको बता दूं अगर राइट इशू से कोई बैंक रेज करना चाहेगा ना उसकी और 5-10% की पिटाई हो जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस देखिएगा बैंकिंग में आती रहती हैं, तो हल्का फुल्का तो डाइल्यूशन हर साल ही होता रहता है। हालांकि उस डाइल्यूशन का एक जो है अकाउंट फॉर होता है हर साल के प्रॉफिट में, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस होते हैं जब हम ईसोप की अकाउंटिंग पढ़ाते हैं तो जितना भी आप डिस्काउंट देते हैं ईसोप में वो अमोटाइज कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, जितना भी वेस्टिंग पीरियड होता है, यानी कि जितने भी साल के लिए आपने ऑप्शंस दिए हैं ईसोप दिए हैं तो वो हालांकि अकाउंट फॉर हो जाता है। लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाते हैं, कैपिटल बढ़ जाती है, तो जो है हम ये कह सकते हैं कि जो EPS है वो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अब येस बैंक है, अब येस बैंक की इतनी बड़ी कैपिटल, इतनी बड़ी कि भाई वो अगर 100-200-500 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखाते हैं तो ऊँट के मुंह में जीरा EPS आती है। तो ये एक बैंकों में थोड़ी समस्या रहती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर ऊपरी लेवल पर मेंटेन करना मुश्किल होता है। फिर जैसे इकोनॉमी में थोड़ा मंदापन आता है तो NPA आ जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अभी इन बैंकों का बढ़ने वाला नहीं है, और बड़े प्लेयर्स इस बात को जानते हैं। और बड़े प्लेयर्स को पता कि यार निफ्टी भी अच्छे से ठोकना है, लेकिन ठोकेंगे ना तब जब भाई बाजार ऊपर होना तब मजा आता है। तो हालांकि देखिएगा निफ्टी में तो क्या अब IT पैक कमजोर हो गया, बैंकों को आप ज़्यादा खींच नहीं सकते। 1 दिन खींच लोगे, 2 दिन खींच लोगे, 3 दिन खींच लोगे, यहाँ से 500-700 पॉइंट 1000 पॉइंट खींच लोगे, लेकिन वो गिरेगा ना तो बढ़िया वाला। तो बड़े प्लेयर्स इस बात को जानते हैं कि वो कहते हैं जितना खींच जाए ना पहले इसको खींच लो, फिर मंदी बनाएंगे ना पैसे बढ़िया बनते हैं, राइट। यानी कि मंदी में पैसे बढ़िया बनते हैं। तो मंदी कब बनेगी, जब पेशेंस जिन लोगों के अंदर नहीं है वो अपने सौदे काट लें। तो सबसे बड़ी बात है कि बड़े प्लेयर्स क्या चाह रहे हैं कि बाजार को 1-2 दिन ना टिका के रख ले ऊपर, वो टिका ले। आज भी मतलब टिका के रखा ऊपर तो क्या होगा, कमजोर दिल वाले जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी खत्म हो जाएंगे, दूसरे जिन्होंने पुट खरीद रखी होगी उनकी टाइम वैल्यू टिकी हो जाएगी, वो भी खत्म होंगे। तो पहले बंदी वालों को थोड़ा सा उनके पेशेंस को खत्म कर दो, फिर बाजार को तोड़ेंगे, ठीक है जी। और जब 1-2 बार बंदी करोगे तो अगली बार आप क्या करोगे, कॉल खरीद लोगे, नहीं यार तेजी होती है। तो मुझे पर्सनली अभी ऐसा लग रहा है कि तेजी तो देखिएगा मुझे नहीं लग रही, मेरा जो व्यू है वो अभी भी बियर ही है। और देखिएगा आज हालांकि हमने पोजीशन अपनी स्केयर ऑफ कर ली, बढ़िया अच्छे मौके मिले। देखिएगा सुबह हमने व्यू रखा था मंदी का रहा, फिर एक अच्छा 300-350 पॉइंट का आपको एक स्विंग मिल गया, ठीक है, स्विंग निकाल दिया। कुछ पुट बेची एक्स्ट्रा निचले लेवल पे कि भाई ठीक है थोड़ा सा रिकवर करेगा, वो रिकवर भी कर गया। तो कुल मिलाकर एक अच्छा ट्रेडिंग डे रहा। और हालांकि हमें ये था कि अगर ये 800 का लेवल टूट जाता, क्योंकि ये 700-800 की रेंज में एक बढ़िया लेवल है, ये टूट जाएगा तो 500 शायद आ जाता, लेकिन वो टूटा ही नहीं। तो फिर वहाँ से हमें आइडिया हो गया कि भाई ये टूट तो रहा नहीं है, तो पोजीशन को स्केयर ऑफ करना ज़्यादा समझदारी रहेगी। तो कुल मिलाकर निफ्टी बैंक आज मतलब मौके भी दे गया, लेकिन फाइनली जो है पॉजिटिव बंद हुआ। और निफ्टी में तो देखिएगा खास बात क्या रही, निफ्टी में खास बात ये रही कि निफ्टी आज IT पैक ने तोड़ रखा था। हालांकि निफ्टी ने भी देखिएगा अच्छी रिकवरी करी, सारी रिकवरी बैंकिंग की रिकवरी। ध्यान रखिएगा निफ्टी में जो भी रिकवरी आपको नजर आ रही है निचले लेवल से, वो सब बैंक निफ्टी स्टॉक्स की है। और नैरेटिव मैंने बता दिया। और भाई कैंडल देखिएगा 1-2-3 कैंडल को खा गई है। अभी यहाँ गहमा गहमी रहनी है,
और मुझे लगता है कि अगली बड़ी गिरावट शुक्रवार से पहले आ सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली शुक्रवार को आने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि 2-3 दिन खींच खा चलोगे आप। और इस वीक का जो हमारा व्यू है वो आपको पता ही है कि हम मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आनी है। तो निफ्टी में तो देखिएगा पहले दिन ही आ गई, और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी आ जाएगी, और व्यू अभी तेजी का नहीं है हमारा। और रीज़न फंडामेंटल भी है बैंकों के लिए यार, अब ये हाई मार्जिन ना मेंटेन करना अब भी इतना पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमी में भी जो इन्फ्लेशन का असर है वो सब फाइनेंशियल्स में नज़र आ रहा है। और सबसे खास बात देखो, जो शेयर ब्रोकिंग वाली कंपनी है उनको दिक्कत नहीं है। एंजल वन के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, अभी मैं एंजल वन के रिजल्ट देख रहा, तो ऐसी कंपनियां जो है जिसका मतलब जिन्होंने शेयर बेचने खरीदने उनका धंधा 5 उंगली है घी में। और हम तो सीधा बोलते हैं आजकल एफ एन ओ ट्रेड है, तो एफ एन ओ ट्रेड है तो भैया एक तरीके से हम ये सीधा बोलते हैं कि जो सरकार द्वारा लाइसेंस्ड जो है स्पेकुलेशन है, तो उस स्पेकुलेशन के अंदर अब खिलाने वाला तो पैसे बनाएगा ही बनाएगा, खेलने वाला बनाए ना बनाए। तो कुल मिलाकर देखिएगा, वैसे मैं हालांकि ये नहीं है कि एंजल वन की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन एंजल वन ने जो मार्केट पेनिट्रेशन किया है, जीरोधा ने जो मार्केट पेनिट्रेशन किया है, बाकी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जो जगह बना रहे हैं उसमें और भी हैं, ये सब ने जो मार्केट शेयर खाया है ना, ये बड़े जो फुल टाइम ब्रोकर्स हैं उनका मार्केट शेयर खाया है। मतलब वो आज जो ग्रोथ करते ना, उनकी जितनी ग्रोथ होती थी वो सब खा के, उसमें चाहे आप HDFC सिक्योरिटी को लगा लीजिए, ICICI डायरेक्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत रिजिड थे ये। और मैं तो HDFC सिक्योरिटी पे या HDFC बैंक के एक प्रोडक्ट था लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, उसके बारे में कभी बताऊंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी वाला जो प्रोडक्ट है ना, उसमें तो HDFC बैंक ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, और खुद जो है HDFC सिक्योरिटी ICICI डायरेक्टर ने एक खुद अपने आप एक बड़ा मौका दिया कि नहीं जी जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, और जिसकी वजह से जीरोधा ने उसको बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया, एंजल वन ने कैपिटलाइज किया, स्टॉक एक्सचेंज जैसी और कुछ कंपनियां और हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, और वो सब एक मार्केट कैप्चर कर रही हैं। अभी जो है और ब्रोकर्स है, कुछ ब्रोकर्स बिल्कुल फ्री में आ गए हैं। तो इस तरीके की ये जो मैकेनिज़्म है इसने जो है एक मार्केट शेयर दे दिया। तो जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, मान लीजिएगा अब एंजल वन ने क्या किया कि वो सारी चीज़ें, मतलब एक डिस्काउंट, साथ में अपना प्लेटफॉर्म बढ़िया करना, अपनी ऐप बढ़िया करना, कस्टमर सर्विसेज और बड़े लार्ज स्केल पे डेटा को मैनेजमेंट करना, ये बहुत बेहतरीन तरीके से, फिर मार्जिन फंडिंग, तो इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज बहुत सारी कंपनीज ने दी हैं। तो उसमें हालांकि ICICI सिक्योरिटी भी, मुझे आज के जो प्राइस है उन पर कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल बिजनेस है उसका, उसके जो कस्टमर्स हैं वो अलग प्रीमियम वाले कस्टमर्स हैं, वो कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। बट जो ग्रोथ हो सकती थी उसमें, वो ग्रोथ उनकी मिनिमाइज हो गई, चाहे HDFC सिक्योरिटी की, और HDFC सिक्योरिटी HDFC बैंक की सब्सिडरी कंपनी में, इसलिए आपको ये चर्चा में बता रहा हूँ। और फाइनेंशियल्स में भी आप चाहे इंश्योरेंस में जाएँ या बाकी जो प्रोडक्ट में जाएँ, तो चैलेंजेस हैं अभी। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर पिछली बार क्या था, मैंने आपके साथ चर्चा की थी जब HDFC का रिजल्ट आया, मैंने कहा बाकी बैंकों के भी रिजल्ट अच्छे आए और बैंकों के अलावा बाकी पूरे बाजार के रिजल्ट खराब थे। इस बार बैंकों के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आने हैं, तो ये बड़े प्लेयर्स को पता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, और इसीलिए बड़े प्लेयर्स जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक बैंक निफ्टी को यहीं पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब सैटरडे को रिजल्ट आएंगे तो सैटरडे के रिजल्ट आने से पहले फ्राइडे को या उससे पहले वो एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन लेंगे, और फिर वहाँ से बाजार को सोमवार के दिन जो है फिर एक अलग टेरिटरी में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो सारा जो माया है वो ऑप्शंस की माया है, मुझे जो पर्सनली लग रहा है। और क्योंकि अभी रिटेलर जल्दबाजी में कह रहा है जी बना लो मंदी, तो थोड़ा सा उनका पेशेंस लूज कर रहे हैं। नेस्ले के देखिएगा बेहतर रिजल्ट आए थे वीकेंड पर, तो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस थी। रिलायंस 2367, और रिलायंस देखिए कुछ ना कुछ करने की जुगत में है, और कुछ रोज नई अनाउंसमेंट आ रही है, और बाजार भी डरा हुआ है, जहाँ जहाँ ये आएगा वहाँ पर पेनिट्रेशन करेगा या उस पूरे सेक्टर के अंदर डिस्ट्रप्शन कर सकता है, तो ये चिंता जो है बाजार को सता रही है। SBI देखिए, अब मैंने कहा था कि पूरे बाजार में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई PSU बैंक्स के अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो उसका असर इस पर भी था। ITC 400 गया, और ITC का जो भाव है ना देख के दिल खुश होता है, क्योंकि ये ऐसा शेयर है जब 2020 के अंदर मतलब सब लोग जो है इस शेयर्स को नकार रहे थे, और मैं उस समय कहता था भाई ये बहुत बढ़िया शेयर है, बहुत वैल्यूएबल वाला शेयर है, बस पेशेंस रखने की जरूरत है। आज इसको 400 रुपये का भाव देख के खुशी है। हालांकि हम देखिए अपनी पोजीशन थोड़े जल्दी निकाल गए, लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास है वो एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिएगा जब 7-8 साल का कंसोलिडेशन होके शेयर ऊपर की तरफ आता है, तो ऐसा अक्सर देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही हमें HUL में भी देखने के लिए मिला था पास्ट में। सिमिलर हमने रिलायंस में भी देखा था, तो रिलायंस ने भी ऐसे 6-7 साल का कंसोलिडेशन किया था।
तो हो सकता है कि अब वो 200 वाले लेवल तो मुझे लगता नहीं कि आईटीसी में अभी पॉसिबल है। और बजाज फाइनेंस जो है 5,961 ये है इसके भाव। और आज सहारा कहाँ से नहीं मिला, जैसे एचडीएफसी बैंक को ऊपर टांगने की कोशिश की, लेकिन बड़े प्लेयर्स ने भैया एक ही झटके में देके मारा। और दिन भर देखिएगा 1661 और 1662 पे काम उतारा हुआ, हालांकि 1666 1666 पे के जो है क्लोज हुआ। इन्फोसिस आज का टॉप लूजर था। तो दोनों कंपनी जिनके रिजल्ट आ रहे हैं वो कमजोर थे। तो आप ये समझिए जो जल्दी रिजल्ट देती है ना वो बढ़िया रिजल्ट देती हैं कंपनियाँ। अब जो जल्दी वाले के बढ़िया नहीं आ रहे, तो अब जिनके बाद में रिजल्ट आने हैं ना, आप खुद आइडिया लगा लो रिजल्ट कैसे आएंगे। और ये बड़े प्लेयर्स जानते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर कह रहे हैं जब तक पिक्चर आएगी नहीं ना सामने, तब तक अपनी ऑप्शन से पोजीशंस बना लो। तो जब उन लोगों के सामने आएगी ना, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा, जिसका रिजल्ट आएगा उसी को पीटेंगे। मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे शेयर में, लेकिन मैं ये मान लूँ कि अगर 100 शेयर्स हैं, 100 में से देखिए जो शेयर पहले पीटे थे उनकी तो बात अलग है, लेकिन 100 में से मुझे ऐसा लगता है कि 15 कंपनीज के रिजल्ट ठीक आएंगे। 100 में से 85 शेयर्स की पिटाई तभी होगी जब रिजल्ट आएगा, और लोग बड़ी पोजीशंस बना के बैठे होंगे अपनी। और इसके अलावा जो है एडवांस डिक्लाइन भी आज देखिएगा न्यूट्रल हो गई। नेस्ले आज का दमदार शेयर था, उस उधर देखिएगा जब भी बाजार में ना बड़ी गिरावट आएगी ना, पावर ग्रिड संभलने की कोशिश करता है, तो संभल रहा था। फिर एसबीआई का मैंने रीज़न बताया। ब्रिटेनिया एफएमसीजी में ठीक है, रूरल इकोनॉमी ठीक कर सकती है, लेकिन अभी फिर देखिए कहानी शुरू हो जाएगी 2-4 दिन बाद कि इंडिया में तो भैया सूखा पड़ेगा, इस बार इंडिया में सूखा पड़ेगा। फिर देखिएगा यहाँ पे चैलेंज आने शुरू हो जाएंगे। और आज WPI के डेटा आए तो वो सॉफ्ट थे, वो उम्मीद से अच्छे थे, तो वो भी एक रिलीफ जो है बैंकिंग स्टॉक के लिए रहा। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, ये तीनों शेयर्स, मतलब आप इन्फोसिस, और मैंने कल नाम लेके आपके साथ चर्चा की थी। मैंने कल ये कहा था कि टेक महिंद्रा भाई साहब यहाँ से ना 1000 रुपये का भाव दिखा सकते हैं, 1002 का लोगो लगी गया। एचसीएल टेक पे भी मैंने कहा था कि 1000 रुपये का भाव आ सकता है, मतलब मैं तो हफ्ते की बात की थी, तो कल ही हो गया। इन्फोसिस में भी हमने चर्चा की थी, मैंने 5-6% में से गिरावट होगी, ये भी 10% गिर गया। तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पे रिलीफ है नहीं, विप्रो में भी रिलीफ नहीं है, और टीसीएस में भी नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा ना कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहूँगा। इन्फोसिस आज जहाँ 1185 है, यहाँ पर अभी इसको सेटल हो जाने दो, क्योंकि अगले क्वार्टर रिजल्ट से पहले ये शायद थोड़ा सा और भी गिर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर निफ्टी में भी गिरावट आती है, तो इन शेयर्स में से जो भी आपके पसंदीदा लार्ज कैप स्टॉक्स, और लार्ज कैप में मुझे बस यही लग रहे हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, और टू द सम एक्सटेंट एचसीएल टेक है। जहाँ पर भी आपको सही समझ में आए, बाजार में अच्छी गिरावट हो जाए, तब देख सकते हैं। लॉन्गर टाइम का फ्रेम, अगर टाइम फ्रेम आप रखेंगे, तो शायद मुझे लगता नहीं कि आईटी अगले 5 साल में कहीं ख़राब होने वाली है। ये टाइम है, 2-4 महीने 6 महीने के लिए ख़राबी हो गया, तो अगले 2-4-5-6 महीने में आप, जैसे मैं अभी आपको आईटीसी की बात कर रहा हूँ 200 रुपये का भाव, उसी तरीके से मैं आपके साथ, जब मुझे परफेक्ट लेवल लगेंगे ना, मैं आपको बता दूंगा इनमें से भाई मुझे परफेक्ट लग रहा है, उसके बाद भी हो सकता है टूट जाए। और पर अगर आपका 3-4-5 साल का नजरिया हो, तो तब आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग देखिएगा पिछले क्वार्टर रिजल्ट से विप्रो के पीछे लगे हुए हैं, भाई विप्रो चल जा, विप्रो चल जा। लेकिन विप्रो ने भाई साहब इस पूरे 4-5 महीने में लोग इन्वेस्टर्स को बहुत दुखी किया है। निफ्टी बैंक 42,262.5, 130 पॉइंट की तेजी दिखा गया, ठीक है जी। और ये आज इंडेक्स मैनेजमेंट होनी थी, और बहुत लोगों को लगा कि एक ऐसा इंसिडेंस एक बार पहले भी हुआ था, मुझे याद नहीं, 1.5-2 साल का समय हुआ, जब आईटी स्टॉक्स में सेलिंग आई थी किसी रीज़न से। उस समय पर बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा 500-600 पॉइंट की तेजी की थी। तो सब लोगों के दिमाग में ये था कि आज वही होगा, पर मैंने कहा था सुबह ही कि भाई ये इसको मत देखो, घबराओ मत कि इतना खुल गया, ये खुलते के साथ बिकेगा। तो आज बिक भी गया वो। और देखिएगा थोड़ा सा प्राइस देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो लेना पड़ता है। और आज देखिएगा सारे शेयर प्लस में थे, एक एचडीएफसी बैंक था, बाकी तो सब प्लस ही थे। और अब अगर हम कैश में देखें तो बहुत दिनों बाद एफआईज ने 533 करोड़ की मामूली सी सेलिंग की है, बट रुख बदल दिया। और डीआईज ने जज्बात बदल दिए, यानी कि इसने भैया सेलिंग से बाइंग पे आ गया है। तो 3 दिन की सेलिंग के बाद बाइंग। और एफआईज ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स में, क्योंकि डेटा थे नहीं मनी कंट्रोल पे अपडेट, तो ये आपको दूसरी वेबसाइट से लिए 747 करोड़ की एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग की है, तो ये भी टर्न हो गए। इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 2533 करोड़ की बाइंग की है, तो अभी भी ये बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सोच रहे हो बाजार गिर गया तो कॉल खरीदी होंगी। हाँ, हो सकता है कि निफ्टी में इन्होंने कॉल खरीदी हो, बैंक निफ्टी में भी पुट खरीदी हो।
और मुझे अभी भी लगता है कि एक बड़ा मूव, देखिए जब ऑप्शंस की बाइंग होनी शुरू हो जाए ना एफआईज की तरफ से, तो 2-3 दिन की अगर एफआईज की बड़ी बाइंग आ जाए फिर समझ लेना एक बड़ा मूव आएगा। अब इतनी तेजी हो चुकी है तो बड़ा मूव ऊपर की तरफ ना आके हमें नीचे की तरफ ही लग रहा है, और वही मेरा व्यू है। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी आज बिकवाली कर दी। एफआईज ने स्टॉक ऑप्शंस में 70 करोड़ की खरीदारी कर ली। निफ्टी के अंदर पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आ गया, यानी कि अब तेजी करने वाले बैकफुट पे आ चुके हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी न्यूट्रल है, और बैंक निफ्टी में तेजी करने वाले अभी पुट राइटिंग जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। हमने भी की है, लेकिन थोड़ा सा दूर जाके किया है और आउट ऑफ द मनी की है, लेकिन उसमें भी देखिएगा हमने पीरियड थोड़ा सा दूर का रखा है, तो इसलिए प्रीमियम वहाँ पर भी अच्छा मिल गया, क्योंकि नीचे जाने के बाद बाजार आएगा तो ऊपर ही, तो इसलिए हम थोड़ा सा लॉन्ग के हिसाब से सोच रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारी एजिंग भी हो रही है। तो बट हालांकि मेरा व्यू वही है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, ये नहीं है कि पुट बेच दी है, तो अभी भी कॉल ज़्यादा ही बिकी हुई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्री लेवरेज न्यूट्रल चल रहा है, और $85 के ऊपर जो है ब्रेंट क्रूड है। आज देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर कॉल राइटिंग हुई जबरदस्त 17,700, 1,59,000 कॉन्टैक्ट, जबकि 98,000 पुट साइड में राइट हुआ है। मेजरली जो पुट राइटिंग हुई है वो आपको नजर आएगी 17,600 पे 17,700 के बाद, लेकिन कॉल राइटिंग आपको दोनों 17,700 और 800 दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है। अभी ये हर्डल रहने वाली है, तो यहाँ पर अभी भी निफ्टी पे मेरा आउटलुक अभी भी नेगेटिव ही है। बैंक निफ्टी पे अभी हो सकता है कि 1-2 दिन आपको न्यूट्रल रहे, जरूरी नहीं है, बट मेरा व्यू इस पे भी नेगेटिव ही है वैसे तो। और सेल ऑन राइज, क्योंकि ये 42,400 और 42,800 एक ऐसे लेवल है, यहाँ से जब बाजार ऊपर से टूटा था ना 44,000 से, मैंने कहा था कि 42,800 सबसे बड़ी हर्डल थी। उसके बाद एक 42,400, तो ये इतनी जल्दी पार नहीं होना, और यहाँ आ भी गया 42,800 की तरफ। ठीक है, एक बार हिम्मत करके सेल बैठा लेना अगर कर सकते हो तो। स्टॉप लॉस लगा देना 43,100 का, 42,800 जो है बढ़िया जबरदस्त सेलिंग पॉइंट बनेगा। जैसे 700 तो 42,700 और 800 के बीच में आएगा, बहुत बढ़िया सेलिंग वाला पॉइंट है वहाँ पर अगर बाजार आता है तो। मुझे लगता है कि एफआईआईज डीआईज जो भी बड़े प्लेयर्स हैं जो बाजार को गिराना भी चाहे, वो इस बार लेवल में लाना चाहते हैं जिससे ऑप्शंस को सही भाव पे लिए, और फिर जो छोटे मोटे जो बुल्स हैं वो बाजार को रोक ना पाए। पहले बुल्स को सारा माल खरीदवा दें और उसके बाद तोड़ने में मजा आएगा। तो शायद मुझे लगता है यही स्ट्रेटेजी जो है बड़े प्लेयर्स की अभी लग रही है। और बैंकों में पता है रिजल्ट तो आने ख़राब है, मतलब ख़राब का मतलब ये है कि उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने पिछले क्वार्टर में थे, तो पिछले क्वार्टर जैसे रिजल्ट आ लेनी है। बड़े प्लेयर्स को ये बात पता है, तो अभी यहाँ पर बाजार को एक समय कॉन्ट्रा चला दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बड़े प्लेयर्स मंदी की पोजीशन बना रहे। देखो आज आपको डेटा से भी समझ में आ रही होगी, आज एफआईज के डेटा फ्यूचर में भी माइनस के थे, कैश में भी माइनस के थे, स्टॉक फ्यूचर्स में भी माइनस के थे। और यहाँ पर आज आपकी क्या राय है इस एनालिसिस पे जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिटेल में बात करने की चेष्टा की है। इसके अलावा जो है एक वीडियो हम अल्फा एम्बस के साथ इसके बाद जो है शेयर करेंगे, और वहाँ पर जुबिलेंट इंग्रीविया में आज एक खबर थी, उसकी चर्चा जो है उसमें हम करेंगे। और आज हालांकि जुबिलेंट इंग्रीविया में एक शेयर प्राइस अच्छे ऊपर की तरफ मूव हुए, और हमने मार्च के लास्ट क्लोजिंग के अंदर जो है इसके ऊपर एक व्यू रखा था पॉजिटिवली। उसके बाद हालांकि उसकी जो ट्रेडिंग जो शेयर्स थे उसमें मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, और वो हमने आपके साथ शेयर भी किया था। तो इसके साथ साथ अभी क्या व्यू बनता है मेरा, और मुझे लग रहा था कि 408-10 पे रुक जाएगा इंग्रीविया, और वहाँ से एक रेजिस्टेंस आना चाहिए, लेकिन वो न्यूज़ 2-2:30 बजे के आसपास आई, तो एक अच्छा मूव हमें लगा। और फंडामेंटल क्या व्यू है वो तो आपको पता है कि मेरा जो है एक लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन फिर भी एक जो चर्चा जो है हम करते हैं आपके साथ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।